शुरू करते हैं पॉलिटी की नई क्लास। न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पहला विवाद समाधान, दूसरा न्यायिक समीक्षा, तीसरा मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। पहला और दूसरा सही। तो हम लोग जानेंगे इससे इसका कुछ डिटेल सोल्यूशन। जैसे कि न्यायपालिका के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य विवाद समाधान। विवाद समाधान में क्या है कि न्यायपालिका प्रणाली नागरिक एवं सरकार के बीच तथा दो राज्य सरकारों के बीच तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करती है। यही है विवाद समाधान। दूसरा क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान का अंतिम व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है। समझे ना? विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है। माना यह जाता है कि संविधान मूल संरचना का उल्लंघन है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? कानून को कायम रखना तथा मौलिक अधिकारों को लागू करना। भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उसे लगता है कि उसका जो मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन किया गया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटा सकता है, दोनों के पास यानी जा सकता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में न्यायपालिका के किस काम को दिखाया गया है? पहला विवाद समाधान, दूसरा न्यायिक समीक्षा, तीसरा मौलिक अधिकारों को लागू करना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों को लागू करना। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक खेतिहर मजदूर हकीम शेख था। हकीम शेख वो चलती ट्रेन से गिर गया था, मतलब चलती हुई ट्रेन से गिर गया और घायल हो गया। उसके बाद गिरने के बाद घायल तो हो ही जाना है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अस्पताल और जब उसकी हालत खराब हो गई तो अस्पताल भर्ती करने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया इसमें कि अनुच्छेद 21 के अनुसार, जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 के अनुसार प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये जो है सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसे उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। आर्टिकल 21 में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को आर्टिकल 21 के बारे में बताया था। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे किसी भी आपात स्थिति के दौरान, ठीक है ना, उपचार के लिए विशेष संदर्भ के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के खाके के साथ आने के साथ साथ हकीम शेख को हुए नुकसान के लिए उसे मुआवजा का भुगतान करे। ये जो खेतीहर बंग मजदूर का जो मामला था, ये बंगाल का 1996 का मामला था। कब का मामला था? 1996। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की तरह यह भी पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। और तीसरा है 1958 में नई दिल्ली की मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 या 3। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 नहीं,
1950 को भारत गणतंत्र। अब उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई, उसी दिन। और उसके बाद चलते हैं पूर्वोत्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से लेकर 1939 के पहले संसद भवन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित है। कहना सही है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, 1998 में नई दिल्ली के मथुरा रोड में, ये भी सही है, स्थानांतरित हो गई थी, यानी इसका आंसर बी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही है जो न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, निभाता है और निभाने की अनुमति भी देता है, विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा सत्ता का कोई दुरुपयोग ना करे, मतलब सत्ता का कोई दुरुपयोग ना हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, इसकी रक्षा हो, और रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कोई भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। उसे लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है, मतलब उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो कोई भी न्यायपालिका के पास जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है। पहला सर्वोच्च न्यायालय, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और तीसरा उच्च न्यायालय जो ग्राम स्तर पर। इसका आंसर आप लोग बताइएगा पॉज करके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। तो हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर के न्यायालय हैं, मतलब 3 अलग अलग स्तर के न्यायालय हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अब चलते हैं मतलब निचले स्तर पे क्या है, जो न्यायालय है, मतलब वो सभी प्रकार के भूमिका, मतलब सभी प्रकार के न्याय का निपटारा करता है। न्यायाधीश या जिला न्यायालय कहलाते हैं, मतलब अधिकांश लोगों को मामले को निपटाता है। ये जो है कि ग्राम स्तर नहीं, तहसील स्तर पर होते हैं। क्या है, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे होते हैं। क्या होता है, जिला स्तर पे न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं। उसकी अध्यक्षता जिला न्यायालय द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, और वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। और उसके बाद है कि पूरा भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेता है, उसका फॉलो जिला न्यायालय भी करेगा और उसका फॉलो उच्च न्यायालय भी करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास 3 प्रेसिडेंसी शहरों में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। दूसरा, दिल्ली का उच्च न्यायालय 1965 में अस्तित्व में आया था। और तीसरा, आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना यानी हैदराबाद में 1 जनवरी 2019 में उच्च न्यायालय है वहाँ। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आखिर क्या है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। पहला सही है और तीसरा सही। तो देखेंगे आखिर ऐसा क्यों। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 3 प्रेसिडेंसी शहरों में सबसे पहले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की। दिल्ली का उच्च न्यायालय, दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 1965, जिन्हें यहाँ पे 1966 होगा, 1966 में अस्तित्व में आया। और उस समय मतलब इस समय अभी जो समय चल रहा है, इस समय मतलब जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो 25 है।
25 हाई कोर्ट अभी है पूरा ऑल ओवर इंडिया। यद्यपि कई राज्यों में अपने अपने उच्च न्यायालय, लेकिन कुछ कुछ राज्य जो है, जैसे कि हम लोग जानेंगे पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा राज्य है, इसका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। असम तथा अब आगे चलेंगे, क्या? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसे 4 उत्तर पूर्वी राज्य का उच्च न्यायालय एक ही है, जो कहाँ स्थित है? जो गुवाहाटी में स्थित है। अब उसके बाद देखिए है यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश यानी अमरावती, और तेलंगाना हैदराबाद। 1 जनवरी 2019 से उच्च न्यायालय है। अधिक से अधिक लोग तक पहुंच बनाने के लिए उच्च न्यायालयों में राज्य के अन्य भागों में न्यायपीठ होते हैं, मतलब न्यायपीठ होते हैं, मतलब बहुत लोगों से पहुंच बनाने के लिए न्यायपीठ बनाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपराधिक कानूनों के लिए सही है? पहला, अपराध के रूप में परिभाषित आचरण एवं कृत्य से निपटने वाला कानून। दूसरा, यह समान रूप से पहली सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के साथ शुरू होता है। और तीसरा, दोषी पाए जाने पे आरोपी को जेल भेजा जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका आंसर क्या है आप लोग बताइएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा भी सही। तो अपराध के रूप में परिभाषित आचरण कृत्य से निपटने के लिए कानून है, जिसे आपराधिक कानून कहलाता है। जो क्या कहलाता है? आपराधिक कानून कहलाता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण थोड़ा सा जान लेंगे। इसका उदाहरण आखिर क्या है? इसका उदाहरण है चोरी करना, महिलाओं को अधिक दहेज लाने के लिए परेशान करना, और हत्या करना। हत्या करना। ढेर कटा है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? यह समान रूप से अपराध की जांच करने वाली पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही शुरू हो जाता है। इसके बाद न्यायालय में मामला दायर किया जाता है। अब इसके बाद जो है न्यायालय में मामला दायर किया जाता है। अब चलते हैं तीसरा, दोषी पाए जाने पे आरोपी को जेल भेजा जा सकता है तथा जुर्माना भी। अब उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यह क्या कहता है? नागरिक कानूनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति के अधिकारों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान या चोट से निपटना। दूसरा है प्रभावी पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए। और तीसरा है न्यायालय मांगी गई विशिष्ट राहत प्रदान करना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आखिर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही। अब इसमें क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को पहुंचाए जाने वाले किसी भी तरह से नुकसान या चोट से निपटना। उदाहरण क्या है? भूमि की बिक्री और वस्तु क्रय, किराए के मामले तथा तलाक के मामले आदि संबंधित। अब उसके बाद क्या दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि प्रभावित पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय, मतलब संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए, मतलब याचिका दायर की जानी है। जैसे किराए के मामले में मकान मालिक और किराएदार मामला दर्ज कर सकता है। इसमें क्या कर सकता है? किराएदार मामला दर्ज कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है न्यायालय मांगी गई विशिष्ट राहत प्रदान करता है। इसमें क्या है? इसका उदाहरण देख लीजिए। किसी मकान मालिक तथा किसी किराएदार के बीच के मामले में जो न्यायालय, मतलब जो न्यायालय है, या तो वह फ्लैट खाली करवा सकता है,
खाली करवा सकता है तथा भुगतान के लिए जो किराया है लंबित जो किराया है, जो किराया रुका हुआ था, उसे भुगतान करने का आदेश दे सकता है, आदेश दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।